तो आपको सीधा ले चलेंगे राजधानी दिल्ली, जहां पर आज कांग्रेस मुख्यालय का उद्घाटन होना है, जिसके लिए राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद हैं। और आज राजधानी नई दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय का उद्घाटन होना है, जिसको लेकर दीप प्रज्वलित कर मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी भी मौजूद है, जो कि दीप प्रज्वलित कर रही हैं। लाइव तस्वीरें आप A1 टीवी की स्क्रीन पर देख सकते हैं। दीप प्रज्वलित कर कांग्रेस मुख्यालय का उद्घाटन किया जाएगा, इसमें तमाम बड़े कांग्रेस नेता मौजूद है। लाइव तस्वीर आप हमारी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत तमाम बड़े नेता कांग्रेस के मौजूद हैं। आज कांग्रेस मुख्यालय का उद्घाटन किया जा रहा है। राजधानी दिल्ली में कांग्रेस के नए मुख्यालय का उद्घाटन हुआ, जहां पर कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। दीप प्रज्वलित कर कांग्रेस मुख्यालय का उद्घाटन किया गया। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत तमाम बड़े नेता कांग्रेस के नए मुख्यालय में मौजूद है। कांग्रेस के नए भवन का आज उद्घाटन हुआ। बता दें, कांग्रेस पार्टी की नए कार्यालय इंदिरा भवन का आज उद्घाटन हुआ, जहां पर कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने दीप प्रज्वलित कर कांग्रेस मुख्यालय का उद्घाटन किया। इंदिरा भवन कांग्रेस का नया मुख्यालय सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं, कांग्रेस पार्टी के 140 साल की गौरव गाथा है। दीवारों पर गढ़े कांग्रेस संविधान के 5 मूल्य हमारे सिद्धांत हैं। अंदर आते ही कांग्रेस पार्टी के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बैनर्जी और वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी की तस्वीर एक शानदार अतीत और बुलंद वर्तमान के इंदिरा भवन सुंदर कांग्रेस का नया मुख्यालय सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं, कांग्रेस पार्टी के 140 साल की गौरव गाथा है। दीवारों पर गढ़े कांग्रेस संविधान के 5 मूल्य हमारे सिद्धांत हैं। अंदर आते ही कांग्रेस पार्टी के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बैनर्जी और वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी की तस्वीर एक शानदार अतीत और बुलंद वर्तमान के बीच सुंदर सामंजस्य है। स्वाभिमान से चमकता बाबा साहेब अम्बेडकर का चेहरा ऐलान करता है कि सामाजिक स्वतंत्रता के बिना कोई भी आजादी किसी काम की नहीं है। 5 मंजिलों पर अलग अलग जगह लगी करीब 246 दुर्लभ तस्वीरें साक्षी हैं कि भारत और कांग्रेस का इतिहास एक दूसरे में समाया हुआ है। कहीं चर्चिल के घमंड को चकनाचूर कर राउंड टेबल में सच की ताकत के साथ महात्मा गांधी बैठे हैं, कहीं सरदार पटेल और सुभाष चंद्र बोस का स्वाभिमान झलकता है, कहीं रविंद्रनाथ टैगोर और खान अब्दुल गफ्फार खान का राष्ट्रवाद दमकता है। पूरे भवन में हर मंजिल की दीवारों पर 140 साल की टाइमलाइन में इतिहास अंकित है। 1885 के पहले कांग्रेस अधिवेशन से लेकर आज तक पूर्ण स्वराज और सहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट, गरीबी हटाओ, सांप्रदायिकता के खिलाफ और भारत जोड़ो यात्रा जैसे कांग्रेस के निर्णयों ने देश को नई राह दिखाई है। इसी इंदिरा भवन में कहीं आइंस्टाइन का हाथ पकड़े नेहरू विज्ञान और टेक्नोलॉजी के ध्वजवाहक है, तो वहीं दूसरी ओर शास्त्री जी की सादगी किसान और जवान के लिए उनका संकल्प भी गरजता है।
इस भवन की दीवारों पर इंदिरा गांधी के साहस के सामने घुटनों पर झुका पूरा पाकिस्तान और बैंक राष्ट्रीयकरण जैसे दृढ़ निर्णय नजर आते हैं। राजीव गांधी के भारत को टेलीकॉम और आईटी क्रांति को अग्रदूत बनाने से लेकर देश में तमाम शांति समझौते भी दिखाई देते हैं। नरसिम्हा राव सरकार का वो निर्णय झलकता है जिसने इस देश की अर्थव्यवस्था को ग्लोबलाइज कर दिया। सोनिया गांधी जी का त्याग और समर्पण दमक रहा है और यही दीवारें गवाह है कि 2004 में हर प्रोपेगेंडा को ध्वस्त करके सोनिया जी के करिश्माई नेतृत्व ने कांग्रेस को विजय दिलाई थी। 2004 से लेकर 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व की यूपीए सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियों का लेखा जोखा है। यह दीवारें गवाह है कैसे सोनिया जी और डॉक्टर साहब ने मिलकर इस देश में सूचना, शिक्षा, मनरेगा और खाद्य सुरक्षा जैसे क्रांतिकारी निर्णय लिए। कैसे नफरत, अराजकता, तानाशाही और भ्रष्टाचार से जूझ रहे 21वीं सदी के भारत को कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने मोहब्बत से जोड़ दिया। हर फ्लोर पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी की तस्वीरें, उनके हौसलों और सबको समता और न्याय दिलाने के उनके समर्पण का प्रतीक है। इस भवन में पूरी दीवार पर संत राम जी जैसे समर्पित कार्यकर्ता की तस्वीरें, उनके समर्पण और हर कार्यकर्ता के सम्मान की कहानी है। 5 फ्लोर की ये ग्रीन बिल्डिंग पर्यावरण के अनुकूल है और अब इसी 9A कोटला मार्ग स्थित इंदिरा भवन से कांग्रेस एक नई ऊर्जा, एक नए संकल्प और एक नए विश्वास के साथ भारत के उज्जवल भविष्य और लोगों को न्याय दिलाने के लिए तैयार है। My special gratitude to Priyanka Gandhi ji for overseeing and finalizing and planning and designing the start of the state-of-the-art headquarters. Because yesterday night till 11 o'clock also Priyanka ji was here at 2 o'clock. Then thanks to Pawan Bansal ji. Before, I also fondly remembers the contribution of late Sri Motilal Vora ji, Ahmed Patel ji, Murali Diora ji, who were closely associated with the planning and construction of this building. Thanks to Pawan Kumar Bansal ji, Ajay Makhan ji, Treasurer AICC, and Manish Chatrat and Ganesh, who tirelessly worked along with others for following up the completion and technical formalities of the constructions. I also warmly welcome the L&T group of representatives who done this construction. Sri Kuldeep Goyal, Sri Anand Pradap, Sri Manish Pradap Singh, and architect interior designers Mr. Hafiz, Ms. Abuva Sharma, Satyendra. And that is what this building symbolizes. You please go inside this building and you will see the depth of talent. You will see how deeply the Congress party has entered the soul of India. There's a history there. In fact, we forget. As I said, it's important to understand who you are. So for Congress people, it's important to understand who we are, what is our tradition, what is our history, where have we come from. Please look in the building. You will see Mahatma Gandhi, Sardar Patel, Jawaharlal Nehru. And it doesn't stop there. Workers, chief ministers, governors, defense ministers, foreign ministers, all of them who served the constitution of our country, all of them who saluted the tricolor. Do not forget that. The people who are in power today do not salute the tricolor, do not believe in the national flag, do not believe in the constitution, and they have a completely different vision of India than we do. They want India to be run by a shady, hidden, secret society. They want India to be run by one man
and they want to crush the voice of this country. They want to crush the voice of the Dalits, they want to crush the voice of the minorities, they want to crush the voice of the backward castes, of the tribals. This is their agenda. And I would also like to say clearly that there is no other party in this country that can stop them. And you will see, the only party that can stop them is the Congress party. And there is a reason for it. The reason is that we are an ideological party. And our ideology does not emerge yesterday. Our ideology, like the RSS ideology, is thousands of years old, and it has been fighting the RSS ideology for thousands of years. We have our symbols. We have Shiva. We have Buddha. We have Guru Nanak. We have Kabir. We have Mahatma Gandhi. We have our symbols. And these are all the symbols who have shown the correct path to this country. Please name one symbol of the RSS ideology that is revered in India today. Name one symbol. Was Guru Nanak from the RSS ideology? Was Buddha from the RSS ideology? Was Krishna Bhagwan from the RSS ideology? Not a single one. Because every single one of these people fought for equality, fought for brotherhood, fought for affection. And so the last thing I would like to say is that this building has emerged from the blood of Congress people, and not just Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Patel ji, not just these people. It has emerged from the blood of our workers, from every single one of our leaders. That includes all of you who are today defending the idea of the Congress party. Everybody in this room is under severe assault defending the ideas of the Congress party. Sometimes we forget it. But these people in this room are facing systematic attack and assault on their lives because they are in the Congress party. And they are not surrendering to the BJP and the RSS. And in the same way, thousands of workers are there. But there are also thousands of people who believe, millions of people who believe in the Congress ideology. They're sitting outside the Congress. And that is why, the same way this building has emerged from the soil of our country, from the blood of our leaders, from the blood of our workers, this building, the idea behind this building must also reach the corners of our country. That is the duty of this building. That it does not just remain a building, that the ideas that are inside this building reach the corners of our country. Reach Tamil Nadu, Kashmir, Northeast, Gujarat, Andaman, Lakshadweep, every corner of our country. This idea has to be propagated from this building. So I'd also finally like to thank all the people who've been responsible for giving us this building. The people Venugopalji mentioned, Murli Deora, Motilal Vora ji, who we all miss, Ahmed Patel ji, the others who have helped with the completion, Manish Chatra ji, Venugopal ji, Priyanka. I'd like to thank all of you. You have done a tremendous service to the Congress party. But it is important that now we take the ideas from this building and, like leaders of the Congress have done in the past, we spread the ideas to the rest of the soil of this country. Because we are fighting a civilizational war with these people.
They are every day attacking the ideas that we believe in. And only this organization, only the people in this room and the millions of workers of this organization have the courage and the capability to stop them. I'd like to say one last thing, that do not think that we are fighting a fair fight. There is no fairness in this. If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS, and the Indian state itself. In the last working committee meeting, I said very clearly that there is something wrong that has happened in the Maharashtra election. I said clearly that we are not comfortable with the way the Election Commission is holding elections. I said very clearly that the large number of new voters that have suddenly appeared, almost 1 crore new voters who have suddenly appeared between Lok Sabha and Vidhan Sabha in Maharashtra, is problematic. And I put a challenge clearly in front of the Election Commission. And I said clearly to the Election Commission through that meeting that it is your duty to make the voter list transparent to the opposition. We said clearly we want to see the voters, the names of the voters who voted in the Lok Sabha election in Maharashtra, and we want to see the name of the voters who voted, names and addresses of the voters who voted in the Vidhan Sabha election. If they were to give us that data, the problem would be solved. Because we would know for sure whether there is a problem in Maharashtra or not. But I would like to state to this meeting that the Election Commission has refused to give us that information. Now I want to ask you, why would the Election Commission refuse to give us voter lists of the Maharashtra election? What purpose is served by not giving us and the rest of the opposition the voter list of the Maharashtra Lok Sabha and Vidhan Sabha elections? Why will it damage the Election Commission to give us this list? And why are they not giving us this list? It is the duty of the Election Commission to provide transparency in elections. If there is a 1 crore increase in voters between Maharashtra, Lok Sabha and Vidhan Sabha, it is the duty and the sacred responsibility of the Election Commission to show us exactly why that has happened, and they are refusing to do it. And this is something every congressman and every opposition person has to keep in mind. There is a serious problem with our election system. And we might find it very difficult to accept this, because we are the people who have put in place the election system. But we have to keep it in mind that there is a problem. And it is the duty of the Election Commission to come clean and to give us the data of the Maharashtra and the Haryana elections, to give us the data we are asking for, the opposition is asking for, and which they are refusing to give us. So that is the situation in which we are fighting. Investigative agencies which are supposed to investigate crimes are being used against opposition. They're being used against all opposition leadership. CBI, ED, all these structures. We do not know whether our institutions are working
or a non-functional. It's pretty clear the media, what the media is up to. Everybody knows. Even the people know that the media is no longer free and fair. So these are circumstances under which you're fighting this ideological battle. And I must tell you that I'm extremely proud of every single one of you. That you get up in the morning, and you stand and you fight for what you believe in and what you know to be your politics. So I'm very proud of this building, and I'm more proud of the people who are sitting inside this building right now. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। आपके प्रेरणादायक शब्दों ने नई ऊर्जा को जरूर यहाँ पे संचारित किया होगा। मैं अब अनुरोध करूंगा हमारे अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी से कि वो आए और हम सब लोगों को संबोधित करें। खड़गे जी श्री श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और मेरे सहयोगी और साथियों, आज मुख्यालय का उद्घाटन हमारे पार्टी के इतिहास में एक मील का पत्थर है। इंदिरा गांधी भवन नाम से कांग्रेस का स्थायी दफ्तर बनना हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। साथियों, ये बहुत खुशी की बात है कि ये भवन उसी इलाके में बना है जहां हमारे महान नायकों ने सोचा था 31 दिसंबर 1952 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में CWC की मीटिंग में ये बात हुई और उसके प्रोसीडिंग से मैं कोट करता हूं, उन्होंने क्या कहा था। द कमिटी considered the question of the purchase of the site for the AICC office building. It was decided that a site for the AICC office be purchased in the Indraprastha state on the terms offered. यानी उस दिन की आवाज थी कि इसी एरिया में कांग्रेस ऑफिस बने और ये निर्णय उस वक्त जब जवाहरलाल नेहरू जी के घर में CWC की मीटिंग हुई, उसमें ये उनका इरादा था। तो मुझे खुशी है कि नेहरू जी की ख्वाहिश आज श्रीमती सोनिया गांधी जी ने पूरी की। इस मुख्यालय का शिलान्यास 28 दिसंबर 2009 को कांग्रेस के 125वें स्थापना दिवस पर सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था और उनकी देखरेख में भवन निर्माण का कार्य आगे बढ़ा। इसीलिए सोनिया जी से हमने अनुरोध किया कि आप उद्घाटन करें और आप यहाँ पधारे। इसी के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं आपका आभारी हूँ। साथियों,
आजादी की लड़ाई के सबसे कठिन मौके पर 1920 के दशक से 1947 तक कांग्रेस का मुख्यालय इलाहाबाद में स्वराज भवन था, जहां पर इंदिरा गांधी जी का जन्म हुआ था और इसीलिए आज हम इसको इंदिरा गांधी भवन इस नाम से रखें। आजादी के बाद मुख्यालय इलाहाबाद से दिल्ली आया और 1969 में जंतर मंतर रोड से निकलकर फिर राजेंद्र प्रसाद रोड पर ये रहा और 1978 से अब तक 24 अकबर रोड पर हमारी ऑफिस है। कांग्रेस मुख्यालय कभी भी केवल ईंट और पत्थरों की इमारत नहीं है। आजादी के आंदोलन के समय से ही हमारे प्रगतिशील विचारधारा और विचारों का केंद्र रहा है। इसीलिए मैं मानता हूं कि कांग्रेस मुख्यालय हमारे देश के लिए एक स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी है और इसका हम सभी लोग आदर करते हैं। पंडित नेहरू जी ने कहा था, डेमोक्रेसी इज नॉट ओनली पॉलिटिकल, नॉट ओनली इकोनॉमिक, बट समथिंग ऑफ द माइंड, एज एवरीथिंग is ultimately something of the mind. These are the words Pandit Jawaharlal Nehru ji said for democracy. पहले कांग्रेस मुख्यालय से देश की स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी गई, फिर राष्ट्र निर्माण का काम हुआ, जिसके लिए गांधी जी, इंदिरा जी, राजीव जी समेत कई कांग्रेस जनों को अपनी शहादत देनी पड़ी। कई विभाजनकारी ताकतें जिनका आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं था, उन्होंने बाद में संविधान, तिरंगा, अशोक चक्र से लेकर समाज की प्रगति के लिए बन रहे कायदे कानून तक का विरोध किया। और जैसा कि अभी राहुल गांधी जी ने बात कही, जो लोग आजादी से वास्ता नहीं था या उसके लिए लड़े नहीं थे, ऐसे लोग क्या बात कर रहे हैं आपको मालूम है। आज ही मैं पेपर में पढ़ा कि जो आरएसएस के मुख्य है भागवत, उन्होंने अपना मुंह खोला और ये कहा कि रियल आजादी मिली जब राम मंदिर बना और उसका उद्घाटन किया। तो सहज है कि मोदी और उन्होंने मिलके उसका उद्घाटन किए थे, इसलिए मोदी जी को आजादी मिली वो 2014 में, वो समझते हैं, क्योंकि 2014 में वो प्राइम मिनिस्टर बने। और आरएसएस के लोग ये समझते हैं कि जब राम मंदिर बना वही आजादी का दिन। ये शर्म की बात है कि हमारे को आजादी मिली, आपको मालूम है, सबको मालूम है, 1947 में, और मुझे आजादी मिली 1948 में हैदराबाद में। तो आजादी मिलने के बाद भी अभी उसको वो स्वीकार नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये है क्योंकि उनको कोई दर्द नहीं, कभी लड़े नहीं, कभी जेल में नहीं गए, इसीलिए वो उनको याद नहीं रहता। हमको याद इसलिए है कि हमारे लोग आजादी के लिए मरे हैं, आजादी के लिए ठोकरें खाए हैं, घर छोड़े हैं, इसीलिए हमको याद है, उनको याद नहीं है। इसीलिए मुझे ये कहना पड़ता है कि उनका जो स्टेटमेंट है उसको मैं कंडम करता हूं, और ऐसी स्टेटमेंट अगर वो देते गए तो हिंदुस्तान में फिरना बड़ा मुश्किल उनको हो जाएगा। अब हमारा
ये कांग्रेस मुख्यालय उन शक्तियों से लड़ाई लड़ने का केंद्र बनेगा जो संविधान और लोकतंत्र के विरुद्ध काम कर रहे हैं और जो ऐसे विचार फैला रहे हैं। तो इसको तोड़ में हम लोग इस एक केंद्र का उपयोग करेंगे और आप सभी लोग इसके लिए तैयार है, मुझे आशा है। तो मैं और एक बात आपके सामने रखूंगा कि 28 दिसंबर सन 1885 को डब्ल्यूसी बनर्जी की अध्यक्षता में मुंबई में पहले अधिवेशन से लेकर अब तक के सभी अध्यक्षों और नायकों को हम याद करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने सभी संभाला। इसीलिए तो आज हम ये दिन देख रहे हैं और एक के बाद एक उन्होंने त्याग दिया, बलिदान दिया। तो इसीलिए मैं उनको भी नमन करता हूं, याद करता हूं। साथियों, 2024 का साल संविधान के स्वीकार करने का 75वां साल और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने की शताब्दी का साल भी है। गांधी जी ने कांग्रेस अध्यक्ष रहते आम आदमी, महिलाओं, किसानों, मजदूरों से लेकर देश के हर वर्ग से कांग्रेस से जोड़ा। छुआछूत जैसी सामाजिक समस्याओं को भी राजनीतिक एजेंडे में शामिल किया था और उन्हीं के वजह से आज बहुत से गरीब लोग कांग्रेस से जुड़े हैं। आजादी के आंदोलन के कई अहम पड़ाव में कांग्रेस के नेतृत्व में आंदोलन चले। इतिहास इसका गवाह है, लेकिन आज इसी इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश आरएसएस और उनके साथी लोग कर रहे हैं। मैं इस मौके पर एक बात कहना चाहता हूं। डॉक्टर अंबेडकर जी ने एक बात बताई थी, याद दिलाना चाहता हूं। उन्होंने कहा था, वे इतिहास नहीं बना सकते जो इतिहास भूल जाते हैं। तो ये बात हमको याद रखना चाहिए। जो इतिहास भूल जाते हैं, जो काम कांग्रेस ने किया उसको अगर भूल जाते हैं, जो लोग आजादी हमको दिलाई अगर हम भूल जाते हैं, तो आप कोई नया इतिहास बनाने वाले नहीं हैं। तो ये हमने ये बात इसलिए कह रहे हैं कि आज की जो पार्टियां हैं वो सिर्फ कांग्रेस को गालियां देने में ही अपना समय बिता रहे हैं। देश के लिए कुछ काम उन्होंने नहीं किया, सिर्फ प्रचार एक ही काम है। इसीलिए उनको भी हम ये कहना चाहते हैं। अपने कांग्रेस के साथियों को कहना चाहता हूं कि हमें इतिहास याद रखना है और लोगों को भी याद दिलाते रहना है। साथियों, विचारों की ताकत पर कांग्रेस कायम है। दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी जी, सरोजिनी नायडू, सरदार पटेल, नेहरू जी, मौलाना आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र बाबू समेत सभी प्रमुख राष्ट्र नायक हमारी विरासत है। कांग्रेस की सत्ता के दौरान देश की तस्वीर बदलने वाले कई ऐतिहासिक काम हुए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुए प्रयासों से ही भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बना और अंबेडकर के नेतृत्व में दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान बना। शास्त्री जी के नेतृत्व में जो जय जवान जय किसान का नारा और जवानों और किसानों के लिए बहुत कुछ उन्होंने काम किया। पहली महिला
प्रधानमंत्री इंदिरा जी के नाम पर बना ये भवन मातृ शक्ति का प्रतीक है और ये हमेशा हम सभी के लिए प्रेरणा का केंद्र बना रहेगा। उनके कार्यकाल में 10 सूत्री योजना के तहत बैंकों और बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण, लैंड रिफॉर्म्स, प्रीवेपर्स खत्म करने का काम और हरित क्रांति, श्वेत क्रांति उन्होंने लाई और 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत गरीबों और कमजोर तबकों के लिए साहसिक काम उन्होंने किया। पाकिस्तान को शिकस्त देकर बांग्लादेश को इंदिरा जी ने आजाद कराया और मुझे गर्व है कि 1969 में इंदिरा जी के जमाने में मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना था और 2022 में मुझे अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष आपने चुना। तो 69 से लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी में मुझे सेवा करने का मौका मिला और आपने जो मुझे अध्यक्ष चुना 2022 में, ये इसका मैं बहुत ही आभारी हूँ और किसी भी शब्द में अगर मैं कहूँगा वो कम गिर जाएंगे शब्द, लेकिन इतना बड़ा एक हम पर आप सभी लोगों ने जो एक आशीर्वाद किया, इसीलिए आज हम आपके आइडियोलॉजी पे, हमारे आइडियोलॉजी पे हम डटे रहते हैं, डटे रहेंगे, चाहे वो कोई भी हो, प्रधानमंत्री हो, आरएसएस के मुखिया हो, होम मिनिस्टर हो, आज जो कांग्रेस के वर्कर को सता रहे हैं और वो अपनी बात कहने का काम कर रहे हैं और यहाँ तक कि जो लोग उनके बगल में बैठते थे उनकी टीका भी शाह अपने अनेक जगह पे बात करते हैं। एक तरफ उन लोगों की तारीफ भी करते हैं, दूसरे तरफ उनको टोकते भी हैं। तो आज वो लोग भी परेशान है, भाई हमने इनसे तो गले लगा लिया, इन्होंने तो हमको दूर किया। लेकिन आज ऐसा समय है कि हम जो किए हैं उसको लोगों को याद दिलाना जरूरी है और राजीव जी के समय संचार और सूचना क्रांति, ऑटोमोबाइल क्रांति, ग्रास रूट्स लेवल डेमोक्रेसी के लिए पंचायती राज और 18 साल की उम्र में वोटिंग के अधिकार जैसे ऐतिहासिक काम हुए।